बच्चों ये 2 रुपये का कॉइन है, ये चमकता है, ये चमकदार है। इसको अगर हथौड़ी से पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, चपटा होगा। इसको पतली तार के द्वारा खींच सकते हैं, ये आघात को सह सकता है। ये इसको अगर इलेक्ट्रिक में जो तार है उसमें अगर टच कराएंगे तो ये गुदगुदी देगा, मतलब शॉक लगेगा। और ये धार्मिक होता है, ये इससे अगर ये कोई किसी ठोस पदार्थ से अगर ये टकराता है तो आवाज उत्पन्न होगा। देखिए हो रहा है आवाज, ये आवाज उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? ये धातु है। क्या है? तो धातु। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, जो हम लोगों का क्लास 10 का तीसरा अध्याय है। इसके पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक और लवण 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। उसके साथ क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु। मैं हूं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि जो धातु एवं अधातु ये क्लास 10 का आपका तीसरा अध्याय है। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, आप लोग अगर उस किताब को पढ़िएगा, उस अध्याय को पढ़िएगा तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है धातुओं का भौतिक गुण। भौतिक गुण धर्म क्या है? क्लास 8 से लेकर 9th में भी 8 में भी था कि रासायनिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, किसे हम रासायनिक गुण कहेंगे, किसे हम भौतिक। कागज का ये टुकड़ा है, ये इसको अगर हम फाड़ देते हैं, इसको अगर फाड़ देते हैं, 2 टुकड़ा में बांट देते हैं तो ये हो गया भौतिक गुणों में परिवर्तन। क्योंकि इससे ये जो जिस पदार्थ से बना है, ये जिस तत्व से बना है, जिस परमाणु से बना है, ये भी उस तत्व या परमाणु से बना है। तो इसको सिर्फ हम आकार में परिवर्तन किए, आकार में, अवस्था में परिवर्तन हुआ आपका क्या? भौतिक गुणों में परिवर्तन। और रासायनिक गुण में परिवर्तन क्या है? देखिए इसको अगर हम माचिस में जलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये कागज का जो टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा जल जाएगा। ये कागज का टुकड़ा क्या हो रहा है? देखिए जल रहा है। एक कागज का टुकड़ा क्या हो गया? जल गया। अब इस कागज का टुकड़ा को हम अगर आप लोगों को दिखाते हैं तो ये जो कागज का टुकड़ा है इससे कुछ नया पदार्थ, देखिए देखिए धुआं बन रहा है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब कार्बन उत्पन्न हो गया। तो नया पदार्थ बनेगा और रासायनिक गुणों में अंतर हो रहा है। ये जो कागज का टुकड़ा हम पकड़े हुए हैं और यहाँ जो राख बन गया, जो जल के राख बन गया, इसमें और इसमें स्वाद में बोलिए, रंग में बोलिए या बनावट में बोलिए, सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। मतलब इसका रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया है। तो इसे कहेंगे रासायनिक गुण या भौतिक गुण में परिवर्तन। इस प्रकार के हम परिवर्तन पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, उसके पहले 8 में भी पढ़े हैं। तो आज हम धातु एवं अधातु के पहले जो पॉइंट में आते हैं चैप्टर का कि धातुओं का भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुण तो समझ गए हैं कि जिसमें रासायनिक गुणों का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ऊपर ऊपर भाग। जैसे हम एक टीचर है, ये मेरा एक भौतिक गुण है। तो इस प्रकार जो नमक है, नमक को देखिएगा ये सफेद है, ये उसका भौतिक गुण है। लेकिन वो जो नमकीन होता है वो एक रासायनिक गुण है। तो ये इस प्रकार का भौतिक गुण जो है, भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे किसका? धातु का। बाद में हम लोग पढ़ेंगे अधातु का गुणधर्म। तो पहले आते हैं धातुओं का भौतिक गुणधर्म। तो इस धातुओं का गुणधर्म में पहला पॉइंट आता है धात्विक चमक। क्या होता है? धातु जो होता है वो चमकदार होता है। यही लिखे हैं धातु चमकदार होती है। अभी हम बताएं कि 2 रुपया जो हम लोग कॉइन देखें अभी या कोई भी धातु जो है वो है, लगभग सभी धातु चमकदार होता है। तो चमक होना धातु का एक भौतिक गुण है। तो इसे हम क्या कहेंगे? धात्विक चमक। दूसरा गुण में जाते हैं तो कठोरता, यानी ठोस होता है। जो सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः जो धातु जो है सामान्यतः कठोर होता है, हार्ड होता है, उन सॉफ्ट नहीं होता है अक्सर। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 3 जो तत्व है ये क्या होता है?
मुलायम होता है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये क्या है, ये मुलायम होता है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, धातु है। लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि धातु के गुणों में एक पॉइंट आता है, कठोरता। धातु सामान्यतः सभी धातु लगभग कठोर होता है, तीनों को छोड़कर। और एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या है, पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, वो Ag मतलब उसका जो संकेत होता है, यह है पारा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आते हैं आघात वर्धकता। आघात वर्धकता, आघात मतलब उसका जो हम लोग हथौड़े से पीटते हैं, पीट पाट के हम चादर के रूप में उसको विस्तार कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया आघात वर्धकता। मतलब वो आघात को सह सकता है, वो आघात हम करेंगे, हथौड़ी से पीटेंगे तो वो क्या होगा, चूर्ण विचूर्ण नहीं हो जाएगा, टुकड़ा नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, चौड़ा होगा, वो क्या होगा, पतली चादर बनाई जा सकता है। लिखे हैं आघात वर्धकता पॉइंट में, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका धातु के भौतिक गुणों में ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में लिखे हैं तन्यता। तन्यता क्या है, धातु जो है उसको हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक का जो तार है, इलेक्ट्रिक जो हम लोग देखे हैं तार है, तो कॉपर का होता है, ज्यादातर कॉपर का होता है। तो उसमें देखिएगा एक एक तार है, वो कहां से बना, कॉपर। लेकिन कॉपर तो उस टाइप का मिलता नहीं है, उसको बनाया गया है, उसको पिघल कर, उसको गलाकर उसको क्या किया गया है, पतले तार के रूप में खींचा गया है। तो धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये एक पॉइंट है और इस गुण को तन्यता कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर आता है आघात वर्धकता क्या है, चमकदार क्या है, तन्यता क्या है, कठोरता। तो इसको हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तन्यता में हम लोग ये याद रखेंगे कि सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना, क्या है, गोल्ड, गोल्ड ये यू उसका संकेत होता है। तो ये गोल्ड जो है ये सबसे अधिक तन्य धातु है। ऐसा है कि 1 ग्राम सोना में जो 1 ग्राम सोना है वो 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है लंबी तार के रूप में। इसीलिए देखिएगा कि लड़कियों में जो कान का पहनती है या गला में पहनती है तो कितना डिजाइन रहता है, कितना डिजाइन रहता है, उसमें कितना ग्राम सोना होता है, 10 ग्राम 12 ग्राम इस प्रकार का सोना होता है और कितना सारा डिजाइन रहता है उसमें। तो ये किस प्रकार खींचा है, वो सबसे अधिक तन्य है, क्या, सोना। सोना एक धातु है जो सबसे अधिक तन्य है। तो तन्य तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं सुचालक में। धातु सामान्यतः विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है वो क्या है, सामान्यतः विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक और कुचालक हम लोग समझ चुके हैं कि जिस पदार्थ के द्वारा उष्मा या विद्युत जा सकता है, प्रवाहित हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, सुचालक। जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, अगर जलाते हैं, आग जलाते हैं तो उसका उष्मा जो है यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ नहीं आएगा, मतलब ये विद्युत का कुचालक है और उष्मा का भी कुचालक है। और इसको टच कराएंगे किसी प्लग में, किसी तार, इलेक्ट्रिक तार में, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक यहाँ नहीं पहुंचेगा, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या है, अधातु है। लेकिन धातु का एक गुण ऐसा है कि ये सामान्यतः विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा। विद्युत भी जाएगा, उष्मा भी जाएगा, मतलब हीट भी जाएगा। तो ये हो गया आपका धातु सामान्यतः विद्युत का और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन यहाँ ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि मतवाद है, Pb मतलब लेड और Hg मतलब मरकरी, ये विद्युत का कुचालक है ये धातु, लेकिन क्या है कि यह विद्युत का कुचालक है। याद इसलिए रखना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत का सुचालक होता है धातु, लेकिन ये दोनों विद्युत का कुचालक है धातु होते हुए भी। तो ये हो गया, हम लोग समझ गए कि धातु सामान्यतः विद्युत का सुचालक होता है। अब आते हैं ध्वनिक, यानी शून्यराश भी कहा जाता है ध्वनिक। अब यहाँ भी हम क्या किए, जब 2 रुपया वाला कॉइन को अगर नीचे फेंके तो किसी ठोस पदार्थ से टकराया, पत्थर से टकराया, मार्बल से, टाइल से, किसी से भी टकराता है तो ये आवाज उत्पन्न करता है। या उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, आवाज उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रकार का गुण है किसका, धातु का, कि वो किसी ठोस पदार्थ से जब टकरेगा तो वो आवाज उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो यही लिखे हैं कि धातु किसी कठोर सतह पर टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करता है।
जैसे स्कूल का घंटी आप लोग देखे, स्कूल की घंटी वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये उसका क्या है, उसे ध्वनिक गुण कहा जाता है, स्वर्ण रस भी कहा जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा सुचालक में कि पॉलीविनाइल क्लोराइड ये पीवीसी आता है, पीवीसी का उपयोग कहाँ होता है, या विद्युत का जो तार गया है, विद्युत जिसमें प्रवाहित होता है, जैसे कॉपर का आपका तार हो गया, एल्यूमिनियम का भी रहता है, तो उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैसा कुछ पदार्थ रहता है ताकि हम लोगों को शॉक ना लगे, उसके ऊपर रहता है। वो क्या है कि वो आपका विद्युत जो है हम लोगों को शॉक से बचाता है, उससे क्या होता है हम लोगों को शॉक नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक का जो आघात हम लोगों को नहीं लगता है, तो इससे हम लोगों को क्या होता है, सुरक्षा होता है। तो जो सुरक्षा कवच है इलेक्ट्रिक से बचने का वो पीवी से बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है, उसे ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आता है। तो ये हो गया आपका कुछ धातु एवं अधातुओं में धातु का भौतिक गुणधर्म जो छोड़ेंगे अधातु के बारे में, जिसे अंग्रेजी में नॉन मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अधातु क्या है, पहला पॉइंट हम लिखे हैं धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, यानी धातु जो वर्ल्ड में है, विश्व में अभी तक जितना भी खोजा गया है, धातुओं के जितना संख्या है अधातु उससे कहीं कम है। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम लोग को जानना जरूरी होता है। धातु अधातुओं के अगर उदाहरण लेंगे तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईटीसी अधातुओं का कुछ उदाहरण है, बहुत सारा है। कभी कभी आ जाता है कि ये क्या है, धातु है या अधातु है। तीसरा पॉइंट में लिखा है साधारणतः अधातु ठोस एवं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। धातु क्या था, धातु कठोर होता है, हम लोग पढ़े थे धातु कठोर होता है, धातु ठोस होता है। एक्चुअली अधिकतर धातु, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं अधातु के बारे में। तो साधारणतः अधातु जो होता है वो ठोस एवं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, कार्बन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अब ठोस यानी कठोर अवस्था में भी पाया जाता है। तो अधातु का ठोस भी हो सकता है, गैसीय अवस्था आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक अपवाद आता है। इसमें अपवाद क्या आता है कि ब्रोमीन जो है यानी Br इसका संकेत होता है, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये एकदम याद रखना है कि अधातु है ऐसा अधातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या है, ब्रोमीन। साधारणतः अधातु ठोस एवं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद में आपको याद रखना है ब्रोमीन के बारे में कि यह द्रव अवस्था में मिलता है। ये चमकदार नहीं होता है। हम लोग धातु के बारे में क्या पढ़े थे कि धातु चमकदार होता है, लेकिन अधातु क्या होता है, चमकदार नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भी आपको याद रखना है कि अपवाद के रूप में आपको क्या याद रखना है, आयोडीन का नाम याद रखना है। आयोडीन जो है ये आपका चमकदार होता है, अधातु है, आयोडीन अधातु है, फिर भी ये चमकदार होता है, जो धातुओं का एक्चुअली गुण होता है। तन्यता नहीं पाया जाता है। तन्यता क्या पढ़े थे हम लोग, तन्यता ऐसा गुण जिसको खींचकर पतला तार के रूप में हम लोग बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तन्यता। तो उस प्रकार के गुण क्या होता है, अधातु में नहीं पाया जाता है, ये धातु में होता है। आघात वर्धकता नहीं होता है, मतलब अधातु में आघात सहने की शक्ति नहीं होता है। ये इसको हम लोग पीटेंगे तो ये चूर हो जाएगा, ये पतले चादर के रूप में टीम जैसा विस्तार नहीं होगा, ये चूर निचड़ हो जाता है। अधातु का ये गुण है कि आघात वर्धक नहीं होता है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट उष्मा का कुचालक होता है। अधातु जो होता है ये उष्मा जो होता है, उष्मा हीट यानी ताप का कुचालक होता है। जैसे प्लास्टिक, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको जलाते हैं इधर, तो इधर उष्मा इसका नहीं आएगा, ये उष्मा का कुचालक है। तो अधातु का एक गुण है कि वो ये उष्मा का कुचालक होता है। अधातु का क्या पढ़े थे कि उष्मा का सुचालक होता है। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट में, विद्युत का कुचालक होता है। अधातु का एक और गुण है कि ये विद्युत का कुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। धातु का गुण था विद्युत का सुचालक, अधातु का कुचालक। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपवाद के रूप में ग्राफाइट का नाम याद रखना है। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि ऐसा एक अधातु का नाम लिखिए जो सुचालक होता है विद्युत का, यानी विद्युत रोधी नहीं होता है, विद्युत उससे गमन कर सकता है। तो अपवाद के रूप में ग्राफाइट याद रखिएगा। ग्राफाइट होता क्या है, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल, उस पेंसिल के अंदर रहता है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो जो जिससे लिखा जाता है, जो लकड़ी के अंदर रहता है वो होता है ग्राफाइट।
आप लोग देखे होंगे, वो होता है ग्राफाइट। वो ग्राफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, फिर भी वो क्या है, अधातु है। तो कुछ इंपॉर्टेंस जो है अपवाद इसका मार्किंग करके रखते हैं, ये जरूर याद रखना है हम लोगों को। अब आते हैं अपरूप क्या होता है। कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु है, लेकिन कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है, कार्बन अधातु है ऐसा, ये विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। एक एक रूप को हम लोग क्या कहेंगे, अपरूप। क्वेश्चन में अक्सर आता है, मैट्रिक एग्जाम में आता है, आप लोगों को जरूर यह याद रखना है कि अपरूप क्या है। उदाहरण दे, एक से क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। याद हो गया। अब इसका उदाहरण हीरा, ग्राफाइट, कोयला। ये हीरा, ग्राफाइट, कोयला सब क्या है, कार्बन है। ये कार्बन का एक एक रूप है जिसे हम अपरूप कहते हैं। अब हमें ये भी याद रखना है कि हीरा जो है सबसे कठोर अधातु है। हीरा क्या है, अधातु में सबसे कठोर है। आप लोग हैरान हो जाइएगा कि पृथ्वी में पाए जाने वाले जितना भी धातु कठोर है उससे भी कहीं ज्यादा अधिक होता है, अधातु कठोर होता है, ज्यादा कठोर होता है। धातु या अधातु, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व अधातु होता है, या सबसे अधिक जो कठोर वस्तु होता है वो क्या है, हीरा है। धातु में भी हो चाहे अधातु में भी हो, हीरा हम लोगों को याद रखना है। अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कुछ पॉइंट्स जो हम लोग उस पेज में दिया है, धातु के बारे में हम लोग तो जाने कुछ मुख्य पॉइंट्स। ये धातु के बारे में है, एक्चुअली ये धातु के बारे में है। मरकरी को छोड़कर सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी यानी पारा, जो पारा होता है मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी यानी पारा जिसका संकेत Hg होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट गैलियम और सीजियम दोनों धातु है, ऐसा धातु है कि जब ऐसे हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो ये धातु के बारे में था कि ये मरकरी जो है ये धातु होते हुए भी ये जो कमरे के तापमान में ये क्या किस अवस्था में पाया जाता है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैलियम और सीजियम ये धातु होते हुए भी अगर इसको हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगता है। तो ये कुछ अपवाद है, कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन जो अधातु है फिर भी चमकदार होता है। मरकरी यानी पारा धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम और सीजियम धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और हथेली पे रखने पर पिघल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो ग्राफाइट, ये क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे विद्युत गमन कर सकता है। तो ये था कुछ पॉइंट्स अधातु के बारे में एवं थोड़ा सा आप लोगों का धातु के बारे में जो हम लोगों के एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स अधातु के बारे में था जो इस वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, पहला पॉइंट हम लिखे हैं धातुओं की वायु में दहन। धातु के वायु में दहन कहने का अर्थ है धातु जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में, वायु जब भी बोलेंगे वायु समझ लेना है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो अब धातुओं की वायु में दहन मतलब धातु ऑक्सीजन के साथ, कोई भी धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके साधारणतः मेनली धातु ऑक्साइड बनाती है। सभी प्रकार का धातु में ऐसा गुण नहीं होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। जनरली क्या होता है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो धातु ऑक्साइड बनता है, यानी धातु जो है वो जब वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड, जिसे धात्विक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं कि कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या, कॉपर जो है Cu कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब इसको इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो ये ऑक्सीजन 2 है तो 2 लगाएंगे, आगे ये कार्बन जो कॉपर है ये 2 हो गया, इसलिए इसमें 2 लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ लिखा है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिला
कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वायु की उपस्थिति में कॉपर आया तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ये हो गया धातु का ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। उसी प्रकार हम जो एल्युमिनियम भी लिए हैं, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलता है, उत्पाद के रूप में। तो इस प्रकार जनरली क्या होता है, कोई भी जो धातु है, लगभग सभी धातु क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में धात्विक ऑक्साइड यानी उसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो धातु जो है वो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कुछ जो जनरली है वहाँ सबसे अधिक ये हम लोगों को याद रखना है कि अलग अलग तरह से धातु के साथ वायु का अभिक्रिया, धातु तो ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जनरल फॉर्मूला है। लेकिन कुछ ऐसा धातु है जो ऐसा नहीं करता है, ये हम लोग को सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात को याद रखना है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है हम लोग पढ़े थे, धातु जो होता है एम्लायम धातु होता है, ये जब वायु के संपर्क में आते हैं तो अचानक क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ये अचानक रिएक्शन कर जाता है वायु के साथ और आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसमें क्या, ये अचानक क्या हो गया, आग पकड़ लेता है। हम लोग को ये याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम जब वायु के संपर्क में आएगा तो अचानक आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। हम लोग एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन, अभ्यास वाला क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका ये आंसर है, और जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो जरूर वो हम लोग विस्तार से हम लोग समझेंगे। और इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड सीसा, ये सभी धातु वायु के साथ बहुत धीरे धीरे स्लोली अभिक्रिया करती है। इन धातुओं पर केवल ऑक्साइड का परत चढ़ जाती है। क्या बन जाता है? ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड नहीं बनता है, सिर्फ क्या बनता है, उस धातु के ऊपर एक परत पड़ जाता है ऑक्सीजन का। यानी मान लेते हैं कि ये मैग्नीशियम है, ये जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन फुल्ली नहीं, सिर्फ उसके ऊपर ऑक्सीजन का परत चढ़ता है, इसीलिए कहा गया है ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है उस धातु में। तो तीसरा पॉइंट में आते हैं, जो अलग अलग तरह के धातु के साथ वायु की अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं हम लोग। आयरन क्या है, जो ये थी मतलब लोहा, आयरन वायु के साथ गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर जलने लगता है। क्या है कि लोहा जो है यानी Fe जो है ये वायु की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन लोहा, छोटे छोटे जो लोहा का चूर्ण होता है वो जब वायु की उपस्थिति में उसको हीट दिया जाता है तो क्या होता है, जलने लगता है। तो लोहा रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन लोह चूर्ण जो है ताप देने पर, हीट देने पर वायु की उपस्थिति में जलने लगता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं कॉपर। कॉपर एक ऐसा धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर इसमें काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड बनता है, और वो कॉपर ऑक्साइड जो है क्या है, वो काले धब्बे जैसा लगता है, इसीलिए लिखा है कि कॉपर वायु के संपर्क में आने पर इसमें काले रंग का परत चढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी आता है कि काले रंग का परत चढ़ जाता है किसमें, कॉपर में, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आते हैं Ag और Au। Ag मतलब सिल्वर, जिसे हम चांदी के नाम से जानते हैं, Au मतलब क्या है, सोना है। तो Ag और Au जिसमें संचरण नहीं होता है। क्यों संचरण नहीं होता है? क्योंकि वायु के साथ किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता है। जो सोना और चांदी है ये वायु की उपस्थिति में किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है। इस प्रकार हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सिर्फ एक पॉइंट पढ़ें, जो धातुओं के साथ सिर्फ ऑक्सीजन को बताएं, धातुओं के साथ वायु के उपस्थिति के साथ जो रिएक्शन होता है सिर्फ उसके बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धातुओं के साथ अम्लों का, धातुओं के साथ जल का जो रासायनिक गुणधर्म है, रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका ये स्क्रीनशॉट एक सेकंड में ले लीजिए। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग चल रहा है, तो आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें उभयधर्मी ऑक्साइड आता है, एक पॉइंट आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जाम के मद्देनजर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आप क्या जानते हैं, ये अक्सर आता है क्वेश्चन। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इस प्रकार लिखे हैं, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक
दोनों से अभिक्रिया करता है। जो अम्ल है यानी एसिड एवं क्षार यानी फेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और उत्पाद के रूप में रिएक्शन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसमें उत्पाद के रूप में जल तथा लवण का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जल तथा लवण का निर्माण करेगा। इससे उत्पाद के रूप में मुझे क्या मिलेगा, जब ये धातु अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर सकता है तब धातु के जो ऑक्साइड बनता है। हम लोग पढ़े थे कि धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धातु ऑक्साइड बनता है और वो धातु ऑक्साइड क्या है, कोई धातु ऑक्साइड जो है वो लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है अम्ल और क्षारक से रिएक्शन करके। इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय जो ऑड है ये उभय आता है कि बोथ मतलब दोनों से रिएक्शन यहाँ समझा रहा है, इसलिए उभय ऑटो आया है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को किस प्रकार दर्शाएंगे कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है। ये क्या है, अम्ल है। अम्लों के साथ जब धातु का रिएक्शन होता है, धात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, अम्लों के साथ जब धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो फलस्वरूप क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एक प्रकार का नमक। और इसके साथ क्या निर्माण होता है, उत्पाद के रूप में लवण तथा जल। ये हो गया लवण और ये हो गया जल। दूसरा और एक उदाहरण लिए हैं क्योंकि ये क्षारक के साथ, ये तो हो गया अम्ल के साथ। अब यहाँ यही क्या है, धात्विक ऑक्साइड जो है ये क्षार के साथ रिएक्शन करता है। 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जहाँ रहे क्षार समझ लेना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या मिल जाता है, एल्यूमिनेट। तो ये सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जाने जाते हैं और ये क्या है, जल का निर्माण करता है। तो वही जो लिखे हैं उसको हम समीकरण के द्वारा दिखाए हैं कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये एसिड के साथ और गैस के साथ रिएक्शन करता है तो नमक और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। क्लियर है, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करता है, अम्लों के साथ भी, क्षारक के साथ भी और लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो अब उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग समझ गए। क्लियर है। अब आते हैं जो धातु के साथ, तो ये ऑक्सीजन का खेला हुआ। अब क्या किससे हम लोग रिएक्शन करेंगे, धातु के साथ अब जल का अभिक्रिया होगा। जल के साथ जब धातु का अभिक्रिया होगा तो किस प्रकार ये अभिक्रिया करता है इसके बारे में एक ही बिंदु करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम अभिक्रियाशील धातु, क्योंकि धातु जो होता है ये कम अभिक्रियाशील भी होता है, मध्यम अभिक्रियाशील भी होता है और बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु भी होता है। तो जल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। ये याद रखना है, धातु का ऑक्साइड बनता है एवं उसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यानी ऑक्सीजन के साथ धातु का रिएक्शन में धातु ऑक्साइड से बन रहा था, यहाँ जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो क्या करता है, जब जल के साथ रिएक्शन करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है तो धातु ऑक्साइड तो बनता है, साथ ही क्या निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखे हैं कि जो आयरन है ये अपेक्षाकृत दूसरे तत्वों से कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम नहीं लेकिन कम अभिक्रियाशील है। ये जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि ये बनता है Fe3O4 और बन जाता है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो Fe और ऑक्सीजन मिला यानी धातु का ऑक्साइड एवं क्या मिला मुझे, हाइड्रोजन गैस। तो कम अभिक्रियाशील। अब अधिक अभिक्रियाशील, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखे हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वो जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ से क्या बदला, यहाँ से बदला कि ये धातु का ऑक्साइड बना रहा था और यहाँ धातु का क्या बन रहा है, धातु का हाइड्रोक्साइड। यानी इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में इसमें भी हाइड्रोजन गैस बन रहा था, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये इसको एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। ये हो गया कि सोडियम जब क्या है एक धातु है और उसके साथ जब जल का रिएक्शन कराते हैं ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। यह क्या हो गया, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड बना इसमें और इसमें सिर्फ एक ही बात है कि कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो
धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देगा, और अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु के साथ धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्लियर है? एकदम कुछ भी नहीं है इसमें, तो मेरा ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या है कि धातु ऑक्साइड, हम लोग कल पढ़े थे कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो वो जब धात्विक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं, तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ये धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड जो है वो जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड जो है वो जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कुछ जो धातु है, कुछ धातु ऐसा है जो जनरली धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाता नहीं है। दूसरा अलग अलग जल की जो अवस्था होता है, गैसीय अवस्था जो होता है या गर्म जल होता है, ठंडा जल होता है, उसके साथ जो है ना, उसके साथ कुछ धातु ऐसा है कि वो अलग प्रकार का रिएक्शन करता है। देखते हैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग धातु जल के अलग अलग अवस्थाओं के साथ अभिक्रिया, इसको हम बनाते हैं, देखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेगा। कौन? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो क्या करेगा, ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है। दूसरा पॉइंट में है मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो स्पष्ट है कि ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट में है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। ये ठंडा जल और गर्म जल नहीं, ये जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता है। कौन? एल्यूमिनियम है, जिंक है और आपका आयरन है, ये जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता है। ये सब पॉइंट हम लोगों को एकदम क्लियर याद रखना है, क्योंकि जल वाष्प के साथ रिएक्शन सभी प्रकार के धातु नहीं करता है। गर्म जल के साथ, ठंडा जल के साथ सभी प्रकार का धातु रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ भी है कि ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया कर जल के सतह पर आ जाता है। ये जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जब जल का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो ये जल के सतह पर आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ लिखे हैं इससे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब इससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा तो उसके जो बुलबुले है वो बुलबुला क्या होता है, इसके सतह पर चिपक जाता है। मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, उसके साथ जब जल का अभिक्रिया होता है तो वो हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होता है उसका बुलबुला क्या हो जाता है, बुलबुले जो होता है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाता है। ये इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये पॉइंट्स याद रखना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बात है कि Au, Ag, Cu और Pb, यानी Au यानी सोना, Ag यानी चांदी, Cu मतलब कॉपर और Pb मतलब लेड जल के साथ किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है। सोना, चांदी, लेड और क्या है कि कॉपर जो है ये जल के साथ यानी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन देता है। यहाँ लिखा है तनु अम्ल। ये तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल में जल का भाग ज्यादा होता है, जिससे कि कोई धातु जब उसके साथ तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा उष्माक्षेपी नहीं होगा। उष्माक्षेपी ज्यादा होने से हमारे आंख का क्षति हो सकता है, हमारा आस-पास जल सकता है। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि धातु के साथ जब भी रिएक्शन करना है तो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करना है। तो धातु जब तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। तो ये हुआ धातु के साथ अम्ल का रिएक्शन। हम इस प्रकार लिखे हैं, ये उदाहरण दिए हैं कि ये है धातु Fe यानी लोहा धातु है, वो HCl तनु अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन गया, FeCl2 जो एक प्रकार का नमक है, लवण है। ये क्या है, आयरन क्लोराइड।
तो ये लवण है, साथ ही साथ मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो धातु जब अम्लों के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों अम्लों के साथ रिएक्शन करता है, तो उसके साथ क्या बन जाता है, उस उत्पाद के रूप में लवण तथा हाइड्रोजन। और दूसरा एक लिए है कि जब एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है, उस धातु के साथ अगर ये HCl का अगर हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के रूप में लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इससे ये क्लियर होता है कि जब भी धातु कोई तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करता है, तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होता है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। इसके बाद आते हैं धातुओं के दूसरे धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। 4 नंबर में धातु जो है वो दूसरे धातु लवण के साथ अगर रिएक्शन करता है तो किस प्रकार अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के पश्चात क्या उत्पाद के रूप में मिलता है, देखते हैं। तो धातुओं की दूसरे धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु ले लिए एक तो एम कोई धातु है और लवण विलयन जो रखे हैं आप, उसका धातु का लवण विलयन वो एन रखे हैं, मान लेते हैं। अब उस धातु एम और लवण विलयन एन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, धातु एन बन गया। मतलब इसका जो एन है इसके साथ जुड़ गया, और ये जो एम है इसके साथ चल के लवण विलयन एम बन गया। तो इस प्रकार हम लोग समझेंगे इसको समीकरण के द्वारा कि मान लेते हैं कि ये है धातु, ये एक धातु है जो कॉपर सल्फेट से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये जो कॉपर लवण, ये जो धातु है, ये कॉपर सल्फेट यानी लवण विलयन से रिएक्शन किया, ये हो गया आपका धातु का लवण विलयन, धातु लवण। तो धातु लवण के साथ ये मिलके क्या बन गया, आयरन सल्फेट। ये जो आयरन है ये कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इससे ये क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, और साथ ही कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि कॉपर की अभिक्रिया करने की क्षमता आयरन से कम है। आयरन से कम होने के कारण आयरन उस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हम विस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़े थे। तो इस प्रकार धातु के साथ लवण का अभिक्रिया करता है। एग्जाम में धातु के रासायनिक गुणधर्म के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो आप लोग 3 रिएक्शन जरूर दीजिएगा। एक दीजिएगा धातु के साथ वायु का अभिक्रिया, धातु के साथ जल का अभिक्रिया, धातु के साथ अम्लों का अभिक्रिया। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आते हैं सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी क्या है, ऐसी सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में दर्शाया गया है। सक्रियता श्रेणी क्या है, धातु जो है सभी प्रकार का धातु एक प्रकार का अभिक्रिया करने की क्षमता नहीं रखता। कोई धातु है बहुत ज्यादा अभिक्रिया करता है, कोई है मध्यम प्रकार का अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है, और कोई बहुत ही कम या नहीं कि बराबर अभिक्रिया करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा मध्यम क्रियाशील है, और कौन बहुत ही कम क्रियाशील या क्रिया नहीं करता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, ये क्वेश्चन में भी आता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम के बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील करने वाला धातु है। मध्यम क्रियाशील में हम रख सकते हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या है, मिड है, इससे कम अभिक्रियाशील है। क्रिया करने की क्षमता, अभिक्रिया के दौरान जो क्रिया करने की क्षमता है इससे कहीं कम है। इसके बाद हाइड्रोजन, लेड, ये सब क्या है, मध्यम क्रियाशील धातु है। और सबसे कम क्रियाशील धातु है जैसे पारा हुआ, कॉपर हुआ, ये जी मतलब चांदी हुआ, ये यू मतलब सोना हुआ। ये जी और सोना तो क्रियाशील होता ही नहीं है, बहुत ही कम क्रियाशील होता है ऐसा धातु। तो इस प्रकार का धातु जो आरोही क्रम में दिखाया गया है, इससे अधिक क्रियाशील, इसके बाद मध्यम क्रियाशील या कम क्रियाशील। तो इस प्रकार जो सारणी बनाया गया है, इस प्रकार जो श्रेणी बनाया गया है, इसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम में कभी-कभी पूछ देता है सक्रियता श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे ऐसी सारणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो होगा सक्रियता श्रेणी। अब हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसमें उपस्थित
इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अलग अलग कक्ष में रखना इसे कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन को बांट देना, उस तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको जस्ट बांट देने का नाम है इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्वों के प्रकार, इसमें हम तत्वों के प्रकार को रखे हैं। इसके बाद तत्वों का नाम दिए हैं यानी संकेत लिखे हैं। इसके बाद परमाणु संख्या दिए हैं, उस तत्व का कितना परमाणु संख्या है। इसके बाद K L M N जो 4 कक्ष को लिए हैं, ए हुआ कोष यानी कक्ष, और कौन से कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इस परमाणु का ये हम दर्शाए हैं। तो आइए पहला आते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस मतलब ऐसा गैस जिसके अंतिम कक्ष में हमेशा पूर्ण इलेक्ट्रॉन संग्रह कराता है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन यानी करता नहीं है, यानी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इस प्रकार कोई कई गैस है जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये हम 3 लिए हैं, हीलियम, नियन और आर्गन को। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। हमेशा याद रखना होगा तो K कक्ष जो है इसमें आपको 2 बैठाना है। कितना देना है? 2, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सिर्फ 1 है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसीलिए वो क्या है, उसमें सिर्फ K कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन में। इसके अतिरिक्त जितना भी परमाणु है, जितना भी तत्व है, सबका क्या है, वो K कक्ष में 2 रहेगा। हमेशा कितना रहेगा? 2। तो चूंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है यानी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, इसीलिए उसके K कक्ष में 2 हो गया, L M N में नहीं आया। धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। नियन जो है ये एक प्रकार का उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, यानी उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो उसको हम कैसे बांटेंगे? पहले एक कक्ष में मुझे 2 देना है, पहले एक कक्ष में मुझे 2 देना है, इसके बाद 2 के बाद अब कितना बचता है? 8 से अधिक नहीं दे सकते किसी भी कक्ष में, लेकिन चूंकि इसमें 8 है इसलिए दे दिए 8। हो गया, 10 पूरा हो गया। अब आते हैं आर्गन पर। आर्गन का परमाणु संख्या है 18। तो कितना होगा? 2 पहले बैठाना है, तो इसके बाद 8 करके आगे बढ़ना है। तो 8 बैठा दिए, और 2 कितना हो गया? 10। कितना बचता है 18 में? 8। तो नेक्स्ट M कक्ष में 8 बैठाते। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्ष K में 2 देना है, उसके बाद 8 तक देना है। अगर आपके पास 7 है तो 7 दीजिए, 6 है तो 6 दीजिए, लेकिन 9 है, अगर 9 हो जाता है तो 9 नहीं दे सकते। उसमें 8 बैठने के बाद जो एक बचता है वो अगले कोष में, अगले कक्ष में बैठाइए। समझ में आ गया? अब धातु में आते हैं। 3 धातु लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारा धातु है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ 3 धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को समझाने के लिए लिए हैं। पहला आता है सोडियम। सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु संख्या जो है वो क्या है? 11 है, यानी 11 है। तो 11 में उसका पहले कक्ष में कितना देना है? 2। इसके बाद कितना बचता है? 9। अगर हम बताएं कि आप 9 नहीं दे सकते तो K कक्ष में 2 बैठाने के बाद 9 बचता है, तो एक कक्ष में आप पहले 8 बैठाइए और जो बच गया ये वो अगले कक्ष में यानी M कक्ष में चला गया। तो हो गया, क्या हो गया? 2 8 10 और ये कितना हो गया? 11 हो गया। तो इस प्रकार धातु का सोडियम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार आता है। हमेशा याद रखिएगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं आया तो फिर से दोहराएंगे। अब आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। एल्युमिनियम जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। अब 13 को 4 कक्ष में बांटने के लिए पहले कक्ष में कितना रखेंगे? 2। अब 2 हो गया, इसके बाद और बचता है 13 में 2 गया तो 11 बचता है, तो हम 11 L कक्ष में नहीं दे सकते। अब 11 को फिर बांटेंगे, 8 से अधिक तो दे नहीं सकते, तो 2 के बाद कितना हो गया? 8 और 2 हो गया 10, और इधर बच गया 13 में और 3, तो वो चला जाएगा अगला कक्ष में, यानी उसके अगले कक्ष में कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार एल्युमिनियम जो है उसका परमाणु संख्या 13 है, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या 13 है। उसको बांटेंगे तो पहले कक्ष में 2, उसका नेक्स्ट 8, फिर उसका नेक्स्ट में 3 होगा। इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का जो एक प्रकार का धातु है, ये उसका परमाणु संख्या होता है 20।
मतलब कैल्शियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 20 होता है। और उस 20 को बांटेंगे तो इस प्रकार बांटेंगे, पहले कक्ष में 2, उसके नेक्स्ट में 8 से अधिक नहीं 8, 8 और 2 10 हो गया। और एम कक्ष में जो 10 बचता है उसमें हम 10 बैठा नहीं सकते, इसलिए कितना बैठाएंगे 8, तो 2 8 और 8 18 हुआ। और लास्ट में और 2 बच जाता है, वो चला जाएगा एन कक्ष में, यानी चला गया कहाँ एन कक्ष में। तो ये इस प्रकार 2 8 और 8 और फिर से 2, इस प्रकार उसका 20 इलेक्ट्रॉन इस 4 कक्ष में इस प्रकार बांटता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास को बांटा जाता है। अब आते हैं कुछ आधातु। ऐसे तो बहुत आधातु है, लेकिन यहाँ से 3 आधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आधातु लिए है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है। इसको अगर बांटेंगे तो पहले कक्ष में 2 और कितना बचता है उसका 5 बचता है। तो 5 तो हम दे सकते हैं, 8 से अधिक नहीं, लेकिन 8 से कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा हम उसको दे सकते हैं। तो 2 और 5 बैठा दिए तो हो गया 7। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 8। और 8 को बांटेंगे तो पहले कक्ष में कितना है 2 दे देंगे, इसके नेक्स्ट जो 6 बचता है वो अगले एल कक्ष में दे देंगे। इस प्रकार मेरा 2 और 6 हो गया 8। ऑक्सीजन का इस प्रकार मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ले लास्ट में हम लिए हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है 17 होता है। अब उस 17 को हम बांटेंगे तो पहले कक्ष में 2 दिए, इसके बाद नेक्स्ट कक्ष में 8, तो 2 और 8 10 हुआ। अब बचता है 7 तो दे सकते हैं, तो अगले कक्ष एम में 7 दे दिए। इस प्रकार 2 और 8 और 7 कुल मिला के 17 जो क्लोरीन का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। इस प्रकार आज हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया को लेकर संवेदन श्रेणी और कुछ तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाए हैं। धातुओं के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। धातु के साथ कई प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे धातु के साथ अधातु किस प्रकार क्रिया करता है। तो धातु के साथ जब अधातु की अभिक्रिया होता है तो जो यौगिक बनता है, धातु और अधातु के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक कैसे बनता है, आज का ये विषय है कि आयनिक यौगिक कैसे बनता है। हम लोग को ये जानना जरूरी है कि धातु और अधातु जब भी रिएक्शन करेगा, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे ये हम सिर्फ ऐसे लिखे हैं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक है क्या चीज, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। कभी कभी डिफिनेशन आता है, हम लोग इस प्रकार लिखना है कि आयनिक यौगिक क्या है। आयनिक यौगिक ऐसा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे को आदान प्रदान करेगा, किसका इलेक्ट्रॉन का आदान, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है तो इसलिए यौगिक बनता है, उसे क्या कहा जाता है आयनिक यौगिक। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख देंगे, लेकिन बनता कैसे है। हम लोग आयनिक यौगिक बनाने के लिए पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होता है और उस इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए हम लोग को जानना है उस परमाणु या तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, क्योंकि परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इसीलिए हमें परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉन अगर पता है परमाणु संख्या है, तो अगर हम लोगों को परमाणु संख्या पता है तो इलेक्ट्रॉन संख्या हम लोगों को पता चल जाएगा। और उसको जैसे बांटेंगे तो बांटने का विधि जो बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बता दिए थे, तो वो जरूर वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता कैसे है, तो जैसे मान लेते हैं कि जो सोडियम है ये कोई धातु है। सोडियम का परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को अगर बांटते हैं तो K L M N इस प्रकार के कक्ष होता है और इस प्रकार के कक्ष में इन जो 11 इलेक्ट्रॉन है उसको रखा जाता है। हम लोग बताए थे, उस समय हम लोग पढ़े थे पिछले पार्ट्स में कि
पहले के कक्ष में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। वो 2 के बाद जितना रहेगा वो आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में नहीं होगा। वो सिर्फ अष्टक पूरा करके अगला जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो अगले कक्ष के लिए होगा। तो इसमें और बैठा दिया 8, तो 2 के बाद कितना आया 8, 2 और 8 10 होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन 11 होने के कारण n कक्ष में चला गया a। तो इस प्रकार सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ तो क्या हो गया, ये जो है 2 और 8, लेकिन इसको अष्टक पूरा करना है, मतलब उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब लेते हैं एक अधातु क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या हुआ 17। हम लोग जानते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। अब इसको अगर K, L, M और N कक्ष में बांटते हैं तो पहले कक्ष में 2 से अधिक तो नहीं बैठ सकते, और फिर 8 होगा, 8 से अधिक नहीं, हमेशा अष्टक नियम का पालन करते हुए हम लोग 8 बैठाएंगे, और फिर 2 और 8 10 होता है, और कितना बचता है 7, तो ये हो गया 7। n कक्ष में नहीं आया, अगर इससे भी अधिक होगा 8 से अधिक होता तो n कक्ष में चला जाता है। इस प्रकार जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक कक्ष में रखते हैं इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता का पता चलता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो बन जाता है सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी प्लस धनायन बन जाता है, और वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। और क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन क्या है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस जो वो ग्रहण करता है और बन जाता है ऋणायन, और उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इस प्रकार जो Na और Cl मिलता है तो इससे क्या हुआ, कोई है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और कोई है जो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आदान प्रदान होता है। किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप जब ये यौगिक बनाता है, जैसे यहाँ ये Cl यौगिक बना, ये में प्लस और Cl माइनस, ये धनायन और ये ऋणायन, तो इसमें क्या हो गया, इस प्रकार के यौगिक के लिए हम लोग यूज करेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक इसे कहते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि कोई परमाणु जो क्या है ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, इसमें कोई दिया और कोई लिया, आदान प्रदान के द्वारा बनता है। हम लोग को कभी कभी धनायन और ऋणायन समझ में नहीं आता है कि कब धनायन और कब ऋणायन। देखिए इसके पास एक है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, धनायन है, मतलब ये धनी आदमी है। ये धनी आदमी क्या करना चाहता है, त्याग करना चाहता है, देना चाहता है। और जिसके पास ऋण है वो क्या करेगा, दूसरे से लेता है, इसीलिए तो जो लेता है वो ऋणी हो गया। ऋणी हो गया मतलब उसके पास उधार हो गया, इसीलिए उसे कहा जाता है ऋणायन। और ये देने वाला जो है ये होता है धनायन, क्योंकि वो धन को देता है, त्याग करता है, तो ये धनायन। तो धनायन और ऋणायन इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। इस प्रकार जब कोई यौगिक बनता है, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना है सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग कहेंगे आयनिक यौगिक। कभी कभी एग्जाम में आता है NaCl का निर्माण किस प्रकार करेंगे, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन दिखा के हम लोग NaCl का निर्माण करेंगे। NaCl का निर्माण इस प्रकार हम लोग दिखाएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार दिखाएंगे सोडियम और क्लोराइड का कैसे मिलने से। हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है 11 है, तो उसको हम डिवाइड किए तो कितना हुआ, सोडियम को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो लास्ट कक्ष में कितना आया, 1 आया। इसका दिखाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। अगर इसको तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट कक्ष में कितना आता है, 7 आता है। यहाँ क्लोरीन जो है इस क्लोरीन दिखाएंगे और इसको बिंदु मार्क से दिखाएं, इसको क्रॉस मार्क से दिखाते हैं। 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये 7।
इसका 7 और इसका 1, तो इसका जो 1 है ये 7 को तो खींच नहीं सकता, कोई 1 है उसको 8 की आवश्यकता है, वो तो 7 को तो खींचकर लेके नहीं आ सकता, वो क्या कर सकता है बेचारा, दे सकता है, क्योंकि वो धनी आदमी है, वो धनायन बनाएगा, और ये ऋणी आदमी है ऋणायन बनाएगा, क्योंकि इसको चाहिए, 7 है फिर भी इसको चाहिए, और ये कहता है ले लो भाई एक तो मेरे पास है, आपका भी हो गया, तो ये क्या करता है, आपका ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये बन जाता है 8। अब क्लोरीन का कितना बन गया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इधर मिलता है तो इसका जो है 2 और 8 था, और एक था, एक वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, और यहाँ जो 2, 8 और 7 था तो ये आने से इसका 8 हो जाता है, यानी दोनों का अष्टक जो है लास्ट कक्ष में जो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो पूरा हो जाता है, ये देता है और ये लेता है। तो इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका नमक। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हम सोडियम क्लोराइड के बाद MgCl2 का निर्माण को थोड़ा सा देखते हैं कि MgCl2 क्या करता है। अब हम MgCl2 का निर्माण को देखते हैं। Mg क्या है, ये मैग्नीशियम है जो एक प्रकार का धातु है, और इधर क्लोरीन कितना है, Cl2 है, क्या है, 2 अधातु है क्लोरीन। अब मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 12 होता है, 2, 8, 10 और 2, 12। वो क्या करता है, अपना अष्टक नियम को पूरा करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को एक एक करके देता है। बेचारा क्लोरीन का हम लोग जानते हैं इसका 7 जो लास्ट कक्ष में 7 होता है, ये 7 होने के कारण उसको अष्टक पूरा करने के लिए वो चाहिए। चूंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्ष में है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करता है, और क्लोरीन एक बार ग्रहण करता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करता है। तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है ये जो है 2 प्लस आयन क्या करता है, वो त्याग करता है, और क्लोरीन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार MgCl2 का निर्माण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। बात यह है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो 2 क्लोरीन को देता है, कोई त्याग करता है और कोई ग्रहण करता है, इसे हम लोग कहेंगे आयनिक यौगिक। तो इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार आप एल्युमिनियम क्लोराइड का भी निर्माण करते हैं। हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, तो 2, 8, 10 होता है, और 3 कितना होता है, 13। तो ये जो 3 है उसको और अष्टक पूरा करने के लिए 5 चाहिए, जो किसी से छीन के नहीं ले सकता, इसीलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। यहाँ जैसे क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, Cl, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोरीन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो जो लास्ट कक्ष वाला है 2-3 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एल्युमिनियम के, एक एक करके सबको बांट देता है। ले भाई मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन तुम लोग ले लो, और तुम लोग का अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, और मेरा भी लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। इस प्रकार बहुत सारा जो है वो क्या करता है, धातु और अधातु मिलता है, जिसमें हमेशा धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और दोनों आपस में आदान प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन का, और आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो हम लोग आयनिक यौगिक समझ गए, इस प्रकार आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। एग्जाम में NaCl का निर्माण हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड का हो, चाहे एल्युमिनियम क्लोराइड का हो, इस प्रकार का हम लोग दिखा देंगे कि इसका इतना इलेक्ट्रॉन है, और क्रॉस और बिंदु को दर्शा के हम लोग एक एक करके इस प्रकार का निर्माण करके दिखाएंगे। उससे में आता है करना। अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक जो बना इसका क्या गुणधर्म है, इसका भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म क्या कहता है, तो आइए इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला है भौतिक प्रकृति। इसका आयनिक यौगिक जो बना इसका भौतिक प्रकृति कैसा होता है। एक ठोस, कठोर या भंगुर होता है। ये ठोस होता है, आयनिक यौगिक जो बना ये ठोस होता है, और ठोस मतलब कठोर होता है लगभग, और क्या होता है भंगुर भी होता है, ये टूट भी जाता है। गणन एवं कथना,
ये उच्च होता है। इसका जो गणनांक है या कथनांक है दोनों क्या होगा, उच्च होगा। इसका आयनिक यौगिक जो बना उसका गणनांक हो चाहे कथनांक हो बहुत ही हाई होगा, उच्च होगा। घुलनशीलता, जल में घुलनशील होगा, जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। आयनिक यौगिक हमेशा जल में घुलनशील होगा, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब में क्या होगा, अघुलनशील होगा, उसमें घुलेगा नहीं। ये हो गया पॉइंट। लास्ट पॉइंट में है विद्युत चालकता। विलयन में सुचालक परंतु ठोस अवस्था में कुचालक। ये NaCl जैसे बना, ये NaCl लवण जो है वो विद्युत का कुचालक है, विद्युत का क्या है, कुचालक है। लेकिन उस कुचालक लवण को अगर हम पानी में डाल देते हैं और विलयन तैयार करते हैं, उस विलयन जो है घोल जो है उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं तो वो विद्युत का सुचालक होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर विलयन बन जाता है उस आयनिक यौगिक तो वो सुचालक होगा, और सिर्फ ठोस अवस्था में क्या रहेगा, वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी कुचालक होगा। इस प्रकार धातुओं के साथ अधातुओं की अभिक्रिया में ये सब घटना घटित होता है, जिसमें एक बात क्लियर है कि धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देता है और उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अधातु आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। और आयनिक यौगिक का कुछ खास गुण इस प्रकार है कि हम लोग किस प्रकार आयनिक यौगिक बना इस प्रकार देखें। ये धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति जो आप लोगों का NCERT में जो पॉइंट दिया गया है इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को जानने से पहले कि धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है, कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को, कुछ परिभाषा को हम लोग को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या? नंबर 1 में है खनिज। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, नेचुरली पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक। वो तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक भी हो सकता है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरली जो पाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार कुछ ऐड केमिकली, ना उसको हटाना, ना उससे घटाना, ना उसमें जोड़ना, कुछ नहीं किया जाता है, बस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हों उसे कहा जाता है खनिज। अब खनिज के बाद आता है अयस्क। ऐसा खनिज जिसमें, ये जो खनिज है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उस प्रकार के खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा उसे निकालना लाभकारी होता है। खनिज से उस धातु को निकाला जाता है जितना खर्चा से, अगर वो लाभकारी होता है तो उसे अयस्क कहेंगे। मतलब ये हुआ कि खनिज में जब धातु का परिमाण जो होगा अधिक होगा और उसको निकालना लाभकारी होगा, तो उस प्रकार के खनिज को हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। क्लियर है? पहले हम लोग खनिज को जाने कि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक है। फिर हम लोग अयस्क को जाने, अयस्क क्या है? अयस्क उसे हम कहेंगे इस प्रकार के खनिज जिसमें धातु का परिमाण अधिक होता है और उसे निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है, उसे कहेंगे अयस्क। अब आते हैं अयस्क के बाद ज्ञान। ज्ञान क्या है? पृथ्वी के भूपटल से निकाला गया अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का परिभाषा हम लोग समझ गए। ज्ञान किसे कहते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि पहले तो हम लोग क्या है कि खनिज को जाने, अयस्क को जाने। तो पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं अयस्क हम प्राप्त किए, वो अयस्क जो है विभिन्न प्रकार अशुद्धियां से मिला रहता है, जैसे रेत हुआ, मिट्टी हुआ, इस प्रकार के अशुद्धियां से वो जो अयस्क में मिला रहता है वो अशुद्धियां को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। जब हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं तो पहले, सबसे पहले इस ज्ञान को हटाना पड़ता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इसे इस प्रकार समझते हैं, कोई खेत है, किसान क्या करते हैं, उसमें
फसल उगाते हैं। फसल तो उग जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ क्या होता है, खरपतवार जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको निराई करके उसे क्या कर हटाना पड़ता है। तो इस प्रकार समझते हैं कि वो जो फसल किसान ने उगाए थे वो हो गया आयास, और जो निराई के दौरान जो खरपतवार जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उस प्रकार के पौधे को जो हम लोग हटा के फेंक देते हैं, तो वो हुआ आप लोगों का ज्ञान। ज्ञान मतलब अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियां जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग इसका परिभाषा लिख देंगे। अब आते हैं धातुओं की प्राप्ति का चरण। धातुओं का प्राप्ति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका जो चरण है वो एक झटके में नहीं हो जाता है, वो कई चरणों से गुजरना पड़ता है उसको। इसके बाद हम जो धातु देखते हैं उस प्रकार के धातु हमें मिलता है। पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण, इससे ये तात्पर्य है, समृद्धिकरण मतलब हटाना, मतलब अयस्क से कुछ ऐसा पदार्थ है जो सबसे पहले हमें उसको हटाना है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अयस्क से ज्ञान को हटाना, बस इतना समझ लीजिए कि पहला जो चरण है उससे क्या है, अयस्क पहला ही स्टेज में अयस्क से ज्ञान को हटाना पड़ता है। तो उस प्रकार के अयस्क से ज्ञान को हटाने की जो विधि है उसे क्या कहेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण। अब अयस्क से ज्ञान को कैसे हटाया जाता है, इस बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, जब मुझे मिल गया अयस्क से ज्ञान को हटा दिए, तो यहाँ जो अयस्क मिला तो उस अयस्क से अब हमें धातुओं का निष्कर्षण करना है, क्योंकि अयस्क में धातु होता है। तो अब उस धातु को अयस्क से हम हटा लेते हैं। तो पहले चरण में हम ज्ञान को हटाएं, जिसे अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क मिल गया, अब उस अयस्क से हम क्या करेंगे, धातु को निकालेंगे, धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। इसीलिए सेकंड पॉइंट में है धातुओं का निष्कर्षण। और थर्ड और अंतिम चरण है धातुओं का परिष्करण। जब हम फिर उस अयस्क से धातु को निष्कर्ष कर लिए, तो लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, कुछ अशुद्धियां जो है अभी भी धातुओं में, उसको क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे, साफ करेंगे, परिष्कार करेंगे। तो उससे लास्ट फाइनली हमें धातुओं का परिष्करण करना होता है। अब पहला चरण में आते हैं, स्टेज 1, थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण, पहला जो बिंदु था हम लोगों का स्टेज था अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अयस्कों का समृद्धिकरण तो ये कई विधियों द्वारा किया जाता है। अयस्कों का समृद्धिकरण जो है वो कई विधियों से होता है। जैसे एक नंबर में पानी से साफ। पहले अगर इस प्रकार का ज्ञान मिला हुआ है, अशुद्धियाँ मिला है अयस्कों के साथ, कि उससे पानी से शुद्ध किया जा सकता है, पानी से हटाया जा सकता है, तो हम लोग उसे पानी से साफ करेंगे। या छान कर, अगर ऐसा कुछ ज्ञान मिला हुआ है कि उसको अयस्क जो अयस्क है उसके साथ जो ज्ञान मिला है उससे हम चूर्ण विचरण कर देते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बांट देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अगर उसका घोल बना के उसको छान लेते हैं। तो इस प्रकार अगर अयस्क से ज्ञान को हटाया जा सकता है तो ये भी होता है, मतलब सेकंड पॉइंट में है छान कर। तीसरा बिंदु है रसायनों का उपयोग कर। केमिकल, अगर ज्ञान को हटाने के लिए कुछ केमिकल से किया जाता है तो वो भी किया जाता है। ऐसा कुछ प्रोसेस जो केमिकल के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है रसायनों का उपयोग करके। रसायनों का उपयोग करके भी ज्ञान को अयस्क से हटाया जा सकता है। और लास्ट बिंदु है चुंबक। अगर अयस्क में ज्ञान मिला हुआ है और चुंबक के द्वारा कोई अयस्क है जो उसे अलग किया जा सकता है ज्ञान से, तो उस चुंबक के द्वारा अयस्क को ज्ञान से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार कई विधियां द्वारा अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है। सेकेंड स्टेज में हम लोगों का था धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण लास्ट फाइनल, जब हम अयस्क से ज्ञान को हटा दिए, अब मुझे उस अयस्क जो मिला उस अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करना है। लेकिन धातुओं का निष्कर्षण करते समय ऐसा देखा गया है कि धातुओं का जो क्रियाशील क्षमता होता है उसके आधार पर धातुओं का निष्कर्षण होता है। धातुओं का निष्कर्षण
धातुओं के प्राप्ति का ये पॉइंट है, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण को जानने के लिए हम लोगों को पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में जो हम पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग कई वीडियो में पढ़े हैं, उसका एक वीडियो था धातुओं का सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में हम लोग पढ़े थे कि कई धातु है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, कई धातु है जो मध्यम क्रियाशील है, और कई धातु है जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, ना के बराबर क्रियाशील होता है, मतलब क्रिया करने की क्षमता उसमें नहीं होता है। धातु का विश्व में पाए जाने वाले लगभग 118 तत्वों में लगभग 92 तत्वों सिर्फ धातु है, और ये जो धातु है, धातु का क्रियाशीलता उसके क्रिया करने की क्षमता पर निर्भर करता है। धातु जो क्रिया करता है ये ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, लवण के साथ, तो उसके आधार पर उसके क्रियाशीलता को देखा जाता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर इसका निष्कर्षण भी होता है, इसलिए हम लोगों को इसको 3 भागों में बांट देना है। कैसे? सक्रियता श्रेणी के आधार पर कम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और अधिक क्रियाशील धातु में बांट लेना है। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कम अभिक्रियाशील धातु Ag यानी पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, और Au मतलब सोना। ये सब क्या है? ये कम क्रियाशील धातु है, यह क्रियाशील करता ही नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु जो बहुत अधिक क्रियाशील भी नहीं एवं कम क्रियाशील भी नहीं, मतलब क्रिया करने की क्षमता उसमें होता है लेकिन बहुत कम भी नहीं और बहुत अधिक भी नहीं, इसलिए इसे कहा गया है मध्यम क्रियाशील धातु। जैसे Zn, Fe, Pb, कॉपर, मतलब जिंक, आयरन, लेड और कॉपर को इसमें रखा गया है मध्यम क्रियाशील धातु में। और अधिक क्रियाशील जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है, जब भी ये लवण के साथ हो, चाहे जल के साथ हो, चाहे अम्ल के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, बहुत तेजी से क्रिया करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार के धातु को अधिक क्रियाशील धातु कहा गया है। इसमें पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये आप लोगों का MCQ में भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम लिखे, तो इसमें आ जाएगा पोटासियम। उसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सभी क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु एवं मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है, अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर इनको क्या किया गया है? धातु के निष्कर्षण में अलग अलग प्रकार में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कम अभिक्रियाशील धातु जो है, इसका निष्कर्षण किस प्रकार का होता है। तो इसमें हम 2 पॉइंट में इसको पहले डिफाइन किए हैं कि ये बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। अनअभिक्रिय मतलब अभिक्रिया करने की क्षमता ना के बराबर होता ही नहीं है लगभग, तो ये अनाभिक्रिय होता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को, मतलब इन धातु जो है उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इन धातु के जो ऑक्साइड बनता है वो केवल गर्म करने पर ही, अगर सिर्फ गर्म किया जाता है तो धातु प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार हम लोग, इस प्रकार हम लोग समझेंगे। जैसे Ag है, Ag का निष्कर्षण हम लोग करते हैं, जो एक कम अभिक्रियाशील धातु में माना जाता है, तो उसका अयस्क होता है। किसी भी जो धातु होता है वो पहले उसका अयस्क फॉर्म में मिलता है, तो उसका अयस्क क्या होता है? वो C है, यानी मरकरी सल्फाइड यानी AgS। इस सिनेबार को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो Ag है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर AgO यानी मरकरी ऑक्साइड बन जाता है और साथ ही 2SO2 बन जाता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, AgO यानी मरकरी ऑक्साइड मिला है, ये इससे मतलब है। अब इस मरकरी ऑक्साइड जो है, जो यहाँ मिला ऑक्साइड के फॉर्म में, उसको क्या करना है? फिर गर्म करना है। उस ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड जो है, धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर, तो पहले धातु का ऑक्साइड मिल गया, अब उस धातु ऑक्साइड को सिर्फ अब गर्म करेंगे
करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, धातु एक स्वतंत्र धातु के रूप में प्राप्त होगा और उसके साथ ऑक्सीजन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार जो कम क्रियाशील धातु है उसके पहले ऑक्साइड को लिया जाता है उसके अयस्क से, और फिर वो धातु के साथ जो ऑक्साइड है उसको तोड़ा जाता है धातु और ऑक्सीजन में गर्म करने पर। तो इस प्रकार धातु मिलता है जो कम क्रियाशील धातु है। अब आते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील, अब कम क्रियाशील के बाद मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। ये धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। ये जो धातु है, जो मध्यम क्रियाशील धातु है, ये सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिला रहता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि वो जो सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है उसका धातु का अयस्क, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे उसके ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे और फिर उस ऑक्साइड से आसानी से हम धातुओं को प्राप्त करेंगे। कैसे? सल्फाइड अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण दो भागों में बांटेंगे, एक बांटेंगे सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण और एक कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो पहले इस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मध्यम क्रियाशील धातु जो है या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलता है। तो पहला बिंदु सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण हम लोग देखते हैं। भर्जन, सल्फाइड अयस्क से धातुओं का जो निष्कर्षण होता है उस प्रक्रिया को, उस विधि को भर्जन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसीलिए याद रखना है। भर्जन ये क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाता है। पर पहले क्या है, वो जो धातु है सल्फाइड अयस्क के रूप में विद्यमान है उसको पहले गर्म किया जाता है वायु के उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है और फिर उस ऑक्साइड फॉर्म में जैसे ही मिलेगा उससे धातु प्राप्त होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिए हैं जिंक सल्फाइड, ये जिंक जो है सल्फाइड सल्फर के साथ मिला हुआ है यानी जिंक सल्फाइड के रूप में प्राप्त है और उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर क्या किया गया, गर्म किया गया, जिससे क्या प्राप्त हो गया, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड, इससे लेना देना नहीं है। तो क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार के सल्फाइड अयस्क से जो जिंक ऑक्साइड मिलता है यानी ऑक्साइड फॉर्म में धातु प्राप्त होता है, इस विधि को भर्जन कहा जाता है। अब आते हैं जो मध्यम क्रियाशील धातु है, ये जो कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है तो उस कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसमें एक वर्ड आता है निस्तापन। वह था भर्जन, यहाँ निस्तापन। भर्जन था सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड फॉर्म में, अब यहाँ क्या है, जो कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में कोई धातु होगा तो उसको अगर धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उस विधि को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें भी ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, इसमें भी ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सल्फाइड के रूप में और यह कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो इस विधि को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। कैसे, जैसे यहाँ जिंक सल्फाइड था, ये यहाँ लिए जिंक कार्बोनेट, Zn मतलब जिंक कार्बोनेट CO3। ये जिंक कार्बोनेट जो है, ये अयस्क जो है, इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त हो गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में मुझे मिल गया। तो इस प्रकार जो मध्यम क्रियाशील धातु है इसको पहले ये सल्फाइड अयस्क के रूप में और कार्बोनेट अयस्क के रूप में विद्यमान रहता है, पहले उसको हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर लेना है। अत्यधिक गर्म करने पर उपस्थिति भी वायु की उपस्थिति में ये प्राप्त हो जाता है। अब जैसे मिला, क्या मिला, ऑक्साइड के फॉर्म में मिला। अब हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा विधि करना होगा जिससे कि ऑक्सीजन को हटा दे। हम लोग जानते हैं कि किसी तत्व या परमाणु से जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी हमें क्या करना होगा, अपचयन करना होगा। क्या करना होगा, इस निस्तापन विधि या भर्जन विधि से जो मुझे ऑक्साइड के फॉर्म में धातु मिला उसको अब हमें ऑक्सीजन को हटाकर स्वतंत्र रूप से धातु प्राप्त करना है। तो उसको समझते हैं। तो धातु के ऑक्साइड को अपचयन करना है,
धातु से ऑक्साइड को ऑक्सीजन को हटाना है, यानी अपचयन विधि होता है। तो रिमूव ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे, जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगा मुझे जिंक मिल जाएगा, यानी धातु प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे अपचयक, तो उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए कुछ अपचयक का उपयोग करेंगे। अपचयक कार्बन भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, या हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं, जिंक ऑक्साइड को लिए और यहाँ कार्बन अपचयक के रूप में यूज किए। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो कार्बन ऑक्साइड प्राप्त हो गया, और ये जो जिंक है ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो गया, यानी धातु प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कम अभिक्रियाशील धातु एवं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में हम लोग पढ़े। तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या क्या हुआ, जैसे उस दिन बताए थे कि अधिक क्रियाशील धातु जैसे पोटासियम होता है, इसके बाद आपका आता है सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इस प्रकार जो अभिक्रियाशील धातु है ये अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु को हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन के जो फॉर्म में होता है, धातु का जो धात्विक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, सिर्फ उसको ऑक्सीजन को हटाकर ही हम लोग प्राप्त कर लिए थे। लेकिन अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन को हटाने से नहीं होगा। ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो अपचयक होता है उसको हटाया नहीं सकता, क्योंकि ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है। तो क्या पॉइंट में लिखे हैं, ये धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। मतलब उससे जो ऑक्सीजन का फॉर्म में रहता है, हम लोग ऑक्सीजन को हटाकर ही प्राप्त कर लिए थे क्या, स्वतंत्र धातु। लेकिन इस अत्यंत अभिक्रियाशील धातु को इस प्रकार विधि से, इस विधि से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। 2 नंबर पॉइंट में ऐसा लिखे हैं कि विद्युत अपघटन द्वारा, किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड यानी लवण को ले लेते हैं, जो हम लोग साधारण नमक होता है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सोडियम का निष्कर्षण कैसे होगा, यानी सोडियम एक धातु है जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, इसका निष्कर्षण कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे। और इसका जो निष्कर्षण होगा ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा होगा। किस विधि द्वारा होगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा होगा। यह विद्युत अपघटन विधि होता क्या है इसको समझते हैं। ये हम लोग 2 रोल रही है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड में हम लोग जानते हैं कि माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है, और एनोड में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी धनात्मक होता है। और इस जो बर्तन में हम लोग क्या लिए, इस बर्तन में हम लोग लिए सोडियम क्लोराइड, लेकिन एक गलित फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। इसको गलाकर द्रव अवस्था में लिया जाता है ये सोडियम क्लोराइड को। अब ये कैथोड से और एनोड से जो तार गया है, जो वायर को रखा गया है, उसको यहाँ अगर सेल से जोड़ा जाता है, यानी बैटरी से जोड़ा जाता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये जो सोडियम क्लोराइड का जो यहाँ विलयन है वो टूट जाता है। क्या टूट जाता है, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। सोडियम में बन जाता है धनायन और क्लोरीन में बन जाता है ऋणायन। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, और इसका संयोजकता 1 है, इसका भी संयोजकता 1 है। ये धनायन बनाता है और ये क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करना होता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या हो गया कि सोडियम धनायन में और क्लोरीन ऋणायन में टूट जाता है। जैसे ही धनायन में टूटा, चूंकि कैथोड जो है वो माइनस है और एनोड जो है ये प्लस है, तो विपरीत आकर्षण होता है। हम लोग देख भी पाते हैं कि आस पड़ोस में कि विपरीत आकर्षण होता है, लड़का लड़की पर और लड़की लड़का पर फिदा होता है। उसी प्रकार इसमें भी है कि जो सोडियम है ये मान लेते हैं कि लड़का है, तो ये जाएगा किधर, लड़की के तरफ, यानी माइनस के तरफ। तो ये हो गया कैथोड, और ये है क्लोरीन, ये हो माइनस, ये आकर्षित होता है प्लस
के ऊपर। तो ये जो सोडियम है ये कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, यानी कैथोड में चिपक जाता है। ये कैथोड में क्या होता है, चिपक जाता है सोडियम, और ये क्लोरीन गैस एनोड में चला जाता है और वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या हो गया कि जो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, सोडियम और क्लोरीन आयन जो है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोरीन फॉर्म में टूटा, क्लोरीन चला गया एनोड पर, क्योंकि वो प्लस फॉर्म में होता है एनोड और क्लोरीन होता है माइनस, तो चला जाता है एनोड फॉर्म में, और सोडियम जो धनायन बनाया वो चला गया कैथोड में यानी माइनस में। तो इससे ये हो गया कि सोडियम और क्लोराइड जो मिला हुआ था वो टूटकर एक सोडियम स्वतंत्र धातु के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार अत्यंत अभिक्रियाशील धातु जो है, जो लवण के फॉर्म में होता है अक्सर, तो ये क्या है, इसको इस प्रकार हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया, पूरा क्लियर है। अब आते हैं धातुओं का परिष्करण। हम लोग धातु का समृद्धिकरण, फिर धातु का प्राप्ति के बारे में पढ़े। अब धातु जो प्राप्त कर लिए, फिर भी कुछ स्लैग यानी कुछ अपद्रव्य जो धातु में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धातु को क्या करता है, दुर्बल करता है, इसलिए हमें उसे और शुद्ध करना होता है, प्योर बनाना होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, धातुओं का फिर परिष्करण करना है, यानी उसको पूरी तरह से प्योर बनाना है। तो ये पूरी तरह से जो प्योर बनता है ये किस विधि द्वारा बनता है, इसमें भी विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। लगभग इसी प्रकार की विधि फिर से अपनाया जाता है उस धातु को प्योर करने में, परिष्करण करने में। क्या किया जाता है, पहला बिंदु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु अपघटन घुलने लगता है। जैसे इस प्रकार अगर उस धातु में कुछ भी अपद्रव्य है यानी स्लैग है, यानी वो धातु को छोड़कर और जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको हटाना होता है, तो पहले क्या किया गया, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया और अशुद्ध धातु अपघटन में क्या हो गया, घुलने लगता है। अब क्या हो गया, वो जो विलयन अपघटन जो है से शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर आ जाता है। जैसे ये यहाँ सोडियम आ गया था, ये कैथोड पर आ जाता है, यानी निक्षेपित होने लगता है, जमा होने लगता है, सतह पर चिपकने लगता है कैथोड पर। और अविलय जो विलय नहीं है, वो जो अशुद्धि है, स्लैग है, वो एनोड पर निक्षेपित होता है, एनोड में जमा हो जाता है। इस प्रकार फिर हम लोग क्या किए, धातु का परिष्करण किए। इस प्रकार हम लोग प्योर धातु प्राप्त किए। अब आते हैं संक्षरण। हम लोग का किताब के एकदम लास्ट में है संक्षरण। संक्षरण जो जंग लगना, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में हम लोग के पहले संक्षरण के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ संक्षरण जो पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं फिर से दोबारा। धातु अपने आसपास, कोई भी धातु जो है वो अपने आसपास अम्ल हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे वायु हो, जब इसके साथ संपर्क होता है, अम्ल, आर्द्रता, वायु के संपर्क आता है तो संक्षरित हो जाता है। संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, संक्षरित हो जाता है। तो ये हो गया इस विधि, ये जो संक्षरित होता है इसे कहा जाता है संक्षरण। जैसे सिल्वर यानी ये जी जो चांदी है वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काला हो जाता है। तो ये हो गया किसी धातु का संक्षरित होना। कॉपर आर्द्रक कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हरे रंग का क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कौन, ये कॉपर CO3 बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके। तो ये भी एक संक्षरण का उदाहरण है। आयरन जो है लोहा, ये आर्द्र वायु के संपर्क में आने से सतह पर भूरे रंग का परत पड़ जाता है। कोई लोहा देखिएगा रॉड, उसके ऊपर भूरे रंग का एक परत पड़ जाता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं। तो वो एक क्या है, संक्षरण का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार धातु जो है अम्ल के साथ, आर्द्रता के साथ तथा वायु के साथ रिएक्शन करके संक्षरित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षरण से बचने का उपाय। कोई धातु को जो संक्षरित हो जाता है तो इससे हम लोगों का बहुत हानि होता है, हम लोग का बहुत लॉस होता है, आर्थिक रूप से भी लॉस होता है और समय भी बर्बाद होता है फिर से दोबारा हम लोग उसे प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसी भी धातु को संक्षरित होने से बचाना है। लेकिन किस प्रकार बचाएंगे, क्या उपाय है कि किसी धातु को हम लोग संक्षरित होने से बचाए। तो आइए इस विषय में हम लोग जानते हैं कि धातु को संक्षरित होने से किस प्रकार बचाते हैं। कुछ बिंदु है जिसको अपनाकर हम लोग किसी धातु को संक्षरण से बचा सकते हैं। जैसे पेंट करना, अगर किसी
धातु है, जैसे लोहा है, लोहा को ऊपर पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं, पेंटिंग जो करते हैं हम लोग, जैसे ग्रिल में, दरवाजा में, खिड़की में जो रॉड होता है, जो लोहा होता है उसमें पेंट कर देते हैं, तो बहुत हद तक वो जंग लगने से बच जाता है, यानी संक्षारित होने से बच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तेल लगाना। तेल जैसे मोबिल लगाते हैं या कुछ इस प्रकार का तेलीय पदार्थ जो लगाते हैं किसी धातु के ऊपर, तो वो क्या होता है, वायु के संपर्क में नहीं आता है, जिससे वो क्या होता है, वो संक्षारित होने से बच जाता है। तो कुछ हद तक तेल लगाकर भी हम लोग पदार्थ को, धातु को बचा सकते हैं। असद लेपन यानी गैल्वानीकरण, गैल्वानाइजेशन जो होता है अंग्रेजी में कहा जाता है, वो क्या है कि इस्पात या लोहा उसके ऊपर जस्त का परत यानी जिंक का अगर परत चढ़ा दिया जाता है, जंग लगने से बचता है। इस विधि को कहा जाता है असद लेपन यानी गैल्वानीकरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी आता है, एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो ये इस्पात या लोहे के ऊपर जो जस्त का परत चढ़ा जाता है, इस प्रकार के विधि को असद लेपन कहा जाता है। इसके बाद क्रोमियम लेपन, कुछ ऐसे धातु हैं जिसके ऊपर अगर क्रोमियम का परत चढ़ा जाता है तो वो क्या होता है, वो संक्षारित होने से बच जाता है। और ये चमकदार भी होता है क्रोमियम, जैसे साइकिल का रिंग, बाइक का रिंग, इसके बाद आपका हैंडल जो होता है, ये जो बहुत ही चमकदार होता है। तो ये इसमें लोहे के ऊपर किसका परत चढ़ा हुआ होता है, क्रोमियम का। तो ये हम लोगों को ये एक विधि है जो किसी धातु को संक्षारित होने से बचाता है। मिश्र धातु बनाकर, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मिश्र धातु बनाकर। ये जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं धातु, अगर उसमें जंग लग जाता है तो कुछ ऐसा दो या दो से अधिक धातु को मिलाया जाता है और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। वो मिश्र धातु जो है संक्षारित होने से बच जाता है। जैसे इस्पात, ये इस्पात क्या है, लोहा, निकेल और क्रोमियम यानी Fe, Na और Cr का मिश्रण है। ये मिश्र धातु है, इससे क्या होता है, इस्पात में जंग नहीं लगता है, यानी संक्षारित होने से बच जाता है। जैसे पीतल है, हम लोग देखते हैं घर में रहता है पीतल का बहुत सारा बर्तन, तो उसमें क्या है, कॉपर है और जिंक का मिश्रण है। कांसा, जैसे हम लोग कांसा का थाली होता है, तो वो क्या है, वो कॉपर और टीन का मिश्रण है। तो इस प्रकार मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग धातु एवं अधातु क्लास 10 का तीसरा अध्याय को पूरा पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का ये लगातार 9 वीडियो आप लोग अगर देख लिए हैं तो जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर देख लें। और किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस प्रकार के वीडियो का हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जैसे ही वीडियो अपलोड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।